नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइट क्लासेस भिवानी में। मैं हूं रोहित तंवर और आज हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया था, आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे हम दो चार्ज की बात करते थे, मान लिया कि हमारे पास दो चार्ज है। एक हमारा चार्ज है Q1 और दूसरा हमारा चार्ज है Q2। और हम इस Q1 चार्ज के कारण Q2 के ऊपर जो फोर्स देखते थे, यहां पे हम फोर्स की बात करते थे 2-1, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं। वो क्या होता है? KQ1Q2/R²। अब फील्ड की बात करें। फील्ड क्या है? अगर हम मान लें कि हमारा जो Q2 चार्ज है वो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हो, फोर्स फील्ड बाई टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जो बहुत छोटा चार्ज हो, आप ऐसा बोल सकते हो। तो अगर ये यूनिट चार्ज, अगर हम फोर्स की बात करें यहां पे, तो फोर्स क्या होता है आपका? KQ1Q2/R²। और अगर Q2 आपका यूनिट चार्ज हो जाए, मतलब क्या है यहां पे इस बात का कि Q2 चार्ज कितना फोर्स फील कर रहा है? Q2 फील फोर्स कितना? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, KQ1Q2/R²। अगर ये R डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट P पॉइंट, अगर Q2 इतना फोर्स फील कर रहा है तो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा? तो क्या हो जाएगा? जैसे पेन पेंसिल वाले क्वेश्चन सोल्व नहीं करते हैं, 10 पेंसिल इतने रुपए की आती है तो एक पेंसिल कितने की आएगी, वही है ये। Q2 इतना फोर्स फील कर रहा है तो यूनिट चार्ज कितना फोर्स फील करेगा? डिवाइड बाई Q2 कर दोगे, KQ1Q2 डिवाइड में R², और यहां पे क्या आ जाएगा? Q2। इससे ये कैंसिल करोगे तो ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? इस Q1 चार्ज के कारण इस P पॉइंट पे फील्ड है KQ1/R²। अगर सीधी सीधी बात करें हम, तो अब बात यह है कि हमारे पास एक चार्ज है Q और किसी P पॉइंट पे अगर आपको फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? KQ/R²। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब अगर आपको डायरेक्शन जाननी है, मान लिया इस Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे डायरेक्शन जानना चाहते हो, तो यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज रखते हो। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना चाहते हो, तो यहां पे आप पॉजिटिव चार्ज रख दो, ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा ऐसे, तो फील्ड का डायरेक्शन भी ऐसे होगा। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है, मान लिया -Q चार्ज नेगेटिव है, और अब आप इस पॉइंट के ऊपर फील्ड निकालना चाहते हो, तो वो फील्ड कैसे निकालोगे? यहां पे भी आप पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दो। ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फोर्स किधर लगाएगा? इस डायरेक्शन में लगाएगा। अब की बार इस पॉइंट के ऊपर अगर फील्ड की डायरेक्शन आपको देखनी है तो वो इस तरफ होगी। इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस तरफ होगी। तो ऐसे कुछ आपको फील्ड देखने को यहां पे मिलेगा। ठीक है, अब फोर्स फील्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, फोर्स पर यूनिट चार्ज भी डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, फील्ड इज ऑल्सो डिफाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड defined as electric force
इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर यहां पे आपको फोर्स निकालना है, इस पे एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। अगर हम मान लिया कि हमारे पास एक फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड की क्या पहचान होती है कि पैरेलल लाइनें लगाते हैं। ये पैरेलल लाइन क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, मान लिया कि कोई फील्ड है और आपने एक चार्ज क्यू रख दिया। ठीक है, कोई फील्ड है, फील्ड मतलब जिस रीजन के अंदर आप फोर्स फील कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा फील्ड है, जहां पे आप इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकते हो। तो यहां पे हमने मान लिया कि यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे सब जगह पे फील्ड जो है वो सेम है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है। तो आपने यहां पे एक चार्ज को रख दिया और फील्ड का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया क्यू। तो इसके ऊपर अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स कितना होगा। आप फील्ड को डिफाइन करते हो, फील्ड को कैसे डिफाइन करते हो आप, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, QE। If we place and charge Q in an electric field E, then force felt by this charge is QE। क्लियर, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगा, फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा, फील्ड के डायरेक्शन। क्लियर, नेगेटिव चार्ज रखोगे तो फील्ड से अपोजिट जाएगा, -QE आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। ठीक है, यूनिट अगर आप बात करो SI यूनिट, जैसा कि हमने फॉर्मूला बताया था, फोर्स क्या है, सॉरी फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या रहता है, कूलाम। तो यूनिट क्या रह जाएंगे, न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे तो हम बता चुके, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्राफ भी हम खींचे। मान लिया कि हम, ये हमारा चार्ज है Q और इस लाइन के ऊपर यहां पे कोई पॉइंट है, तो हम R डिफाइन करें। मान लिया कि यहां पे आपने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा है Q। कोई आपको बोले कि आपको फील्ड ड्रॉ करना है, फील्ड और R के बीच में जो है ग्राफ आपको खींचना है। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर दिया कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यहां पे ओरिजिन पे आपने रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स है, ये नेगेटिव एक्स है। तो हम इस लाइन के ऊपर फील्ड खींच रहे, यही हमारा आर है। तो हम अगर इस पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए आप, फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, KQ/R²। अब K कांस्टेंट है, Q भी हमने कांस्टेंट माना है, तो R के साथ फील्ड का वेरिएशन कैसे है, E जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन के। जो भी पॉइंट होगा यहां पे, मान लिया P पॉइंट, देखिए आप, R जैसे जैसे जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फील्ड किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। ठीक है, R जैसे जैसे जीरो को अप्रोच कर रहा है तो फील्ड कैसे, किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। ठीक है, तो फील्ड यहां पे जब R जीरो होगा, यहां पे R जीरो है, तो फील्ड कैसा होगा, इन्फिनिटी। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको मिला मत देना, मिलाओगे तो इसका मतलब क्या है कि फील्ड जीरो कहां पे हो रहा है, जब ये R क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ग्राफ पे, तो ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन R अगर नेगेटिव हो जाए, इस डायरेक्शन में हो जाए, तो आप देखोगे कि फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे R जीरो होगा तो फील्ड कैसा होगा, इनफाइनाइट। लेकिन अब क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, इस तरफ होगा फील्ड, यहां पे इस तरफ था फील्ड, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है फील्ड की और ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो अब की बार ग्राफ कैसा हो, तो नेगेटिव, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलता है, किसके कारण, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण। अगर आपने ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उसके कारण ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर, अगर हम नेगेटिव चार्ज के लिए यही बात देखें तो, ठीक है, नेगेटिव चार्ज के लिए देखें तो मान लिया कि हमारे पास इस बार कौन सा चार्ज, ओरिजिन के ऊपर आपने कौन सा चार्ज रख दिया, नेगेटिव चार्ज रखा।
तो यहां पे फील्ड देखोगे तो इस तरफ होगा, और यहां पे फील्ड देखोगे तो इस तरफ होगा। अब पॉजिटिव में नेगेटिव फील्ड है और नेगेटिव में पॉजिटिव फील्ड है, तो अब ग्राफ कैसा है? अब अगर आप फील्ड का और आर का ग्राफ खींचते हो तो कैसा ग्राफ है? देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे आर जो है टेंड्स टू 0 होगा, तो जो आपका फील्ड का फॉर्मूला होता था, फील्ड का क्या फॉर्मूला होता था? के क्यू बाई स्क्वायर, ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो आर जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा तो फील्ड क्या हो जाएगा? इनफिनिटी। लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी? ये वाली, नेगेटिव। तो अब की बार ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा कुछ, यहां पे नेगेटिव इनफिनिटी, ठीक है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो नेगेटिव चार्ज के कारण, अगर यहां पे ओरिजिन पे आपने नेगेटिव चार्ज को रखा है तो ग्राफ कुछ ऐसा, और नेगेटिव की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव, तो अब की बार यहां से ग्राफ ऐसा कुछ। तो ये नेगेटिव चार्ज मिला मत देना, ठीक है, मिलाना नहीं, मिलाना नहीं, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण ग्राफ जो है आपका कुछ ऐसा बढ़े। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे। जैसे भाई मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है Q, और इसके कारण किसी पॉइंट P के ऊपर आप फील्ड देखना चाहते हो, लेकिन अब हम चाहते हैं वेक्टर फॉर्म का मतलब, वेक्टर का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्लियर? तो हम यहां पे एक R वेक्टर को डिफाइन कर देते हैं। यहां पे एक हमारा R वेक्टर हमने मान लिया, ठीक है। R वेक्टर क्या है? पॉइंट से ये जो पॉइंट, ये चार्ज से पॉइंट का जो डिस्टेंस, जो पोजीशन, सॉरी, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाता है इन दोनों, इस पोजीशन और इस पोजीशन के बीच का, तो उसको हमने R ले लिया, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि फील्ड क्या होता है आपका? K Q बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। अगर हम इस मैग्नीट्यूड को एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 से किसी की भी मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन डायरेक्शन दे रहा है आर। आप देखिएगा यहां पे, अगर आप ये वाला वेक्टर ऐसे डिफाइन करते हो कि इस चार्ज से इस तरफ ये वेक्टर डिफाइन किया है, तो आर की डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन यही होगी, और यही हमारे फील्ड की डायरेक्शन है। तो हमने फील्ड को वेक्टर फॉर्म में डिनोट कर दिया, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर आप देखें, मान लिया कि किसी पॉइंट के ऊपर यहां पे आपने चार्ज रख रखा है Q, यहां पे आपने चार्ज रख रखा है Q, और इसको हमने मान लिया है R प्राइम, ठीक है। और आपको यहां पे फील्ड निकालना है, यहां पे फील्ड निकालना है। मान लिया कि ये पॉइंट P है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें दे रखा है R, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है। अब हमारा ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा? अगर हम इस चार्ज के कारण, इस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक है, इस पे फील्ड निकाल रहे हैं, तो आपको भी पता है डायरेक्शन तो यही रहना है। हमने इसको, ये हमारा आर वेक्टर है, तो इस वेक्टर को क्या मानेंगे? ठीक है, इस वेक्टर को आप एक बार मान लो, इस वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं ओ तो ओरिजिन, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं ए पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा जो वेक्टर है, ए से पी पे जा रहा है, तो हम इसको नाम दे देते हैं एपी वेक्टर। क्लियर? तो इस फॉर्मूले में ये कैसे, देखिए, आप अगर आप ई लिखते हो तो ई को कैसे लिखोगे? ई को कैसे लिखोगे बेटा? के क्यू डिवाइड में आर, जो ये मैग्नीट्यूड, ये जो वेक्टर है, ठीक है। यहां पे हम लिख देंगे एपी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम यूज कर। क्लियर? और यहां पे क्या लिखेंगे? एपी वेक्टर कैप लिख दूं, यूनिट वेक्टर। क्लियर? आप एपी को लिख भी सकते हो। देखिए, आप ये वाला वेक्टर ऐसे ही जा रहे हैं, तो आप यहां पे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ तो कैसे दिखेगा? आर प्राइम प्लस में एपी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर वेक्टर। ठीक है, तो एपी वेक्टर क्या हो गया आपका? एपी वेक्टर को अगर आप देखेंगे तो क्या हो गया? आर माइनस आर प्राइम वेक्टर। ठीक है, आर क्या है? जहां जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो, आर प्राइम क्या है?
चार्ज की पोजीशन। तो ये वाला फील्ड, अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपका ये फील्ड है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, के क्यू डिवाइड में एपी वेक्टर। क्या है एपी वेक्टर? आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, और इस वेक्टर का क्या कर दोगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पे क्या लिख दोगे, आर वेक्टर, आर वेक्टर, यहां पे क्या लिख दोगे, यहां पे आर प्राइम आएगा, ठीक है, आर प्राइम आएगा यहां पे, आर प्राइम वेक्टर स्क्वायर, और यहां पे क्या लिखोगे, आर वेक्टर, इसको आप थोड़ा सा और सोल्व कर दो यूनिट वेक्टर को, तो क्या आ जाएगा, के क्यू डिवाइड में इस किसी भी यूनिट वेक्टर को आप लिख सकते हो क्या, वेक्टर डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड। हम कुलाम्स लॉ में भी ये काम कर चुके हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एपी वेक्टर का क्यूब आ जाएगा, और इसको कैसे लिख दोगे यहाँ पे, एपी वेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहां पे लिखेंगे ना एपी डिवाइड में उसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्यूब हो जाएगा। तो हम फिर से लिख रहे हैं यहां पे, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं हम। क्या है ये, आर माइनस आर प्राइम, तो ये क्यूब हो गया यहां पे, और ये क्या हो जाएगा, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। तो ये वेक्टर नोटेशन, ठीक है। अगर आपको एक चार्ज रखा है आर प्राइम वेक्टर के ऊपर, और किसी पॉइंट पे जो कि आर वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर दे रहा है, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकालना है, तो उसका ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये वेक्टर नोटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, हमारा एक क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी इन द फॉलोइंग केस। फर्स्ट केस है हमारा, एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम, इस पी पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्शन देखना है तो यहां पे क्या रख दो, पॉजिटिव चार्ज रख दो, क्या रख दें, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा इस तरह, ठीक है। तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, डायरेक्शन तो आ गया। अब हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, हमने मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको बताया था, तो E क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कितना, 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना, 2 इंटू 10⁻⁻⁶, डिवाइड में आर कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे यहां पे सोल्व करोगे 10⁻³ आ गया, तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। आसान है, कर सकते हो आप प्रैक्टिस के लिए, बस क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इन द फॉलोइंग केस। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। अगर किसी एक पॉइंट पे 2 चार्ज या 3 चार्ज 4 चार्ज के कारण आपको फील्ड निकालना है, तो हम हर एक चार्ज के कारण, एक एक चार्ज के कारण फील्ड निकालेंगे और सबका वेक्टर सम कर देंगे, ठीक है। एक एक चार्ज के कारण फील्ड निकालेंगे, तो क्या रहेगा, पहले हमारा ये है -2 माइक्रोकूलम। -2 माइक्रोकूलम जो है वो इस तरफ, -2 माइक्रोकूलम, सॉरी प्लस है ये, सॉरी मैं फिर से बता दूं आपको, ये जो चार्ज है वो +2 माइक्रोकूलम है, ये भी +2 माइक्रोकूलम है, तो यहां पे आपको फील्ड निकालना है कि क्या हो, ठीक है। तो ये वाला चार्ज इस वाले, यहां पे अगर फील्ड निकालते हो तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, तो हमने इसको E1 बोल दी। और ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपेल करेगा, तो इसको हमने E2 बोल दिया, ठीक है। तो पहले हम E1 निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। क्यू कितना है, 2 माइक्रो समझते होगे 10⁻⁻⁶, और डिवाइड में आर कितना दे रखा है 3, तो ये कितना हो जाएगा 9। तो पहले जितना ही आ गया, अगर आप बात करोगे तो कितना आ गया, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। सिमिलरली अगर आप E2 की कैलकुलेशन करते हो तो वो भी कितना आएगा, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन आएगा, ठीक है। तो दो फील्ड आ गए हैं, दोनों इक्वल है और दोनों जो है 90 डिग्री पे जा रहे हैं। तो दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है
तो उनका वेक्टर सम कैसे करते हैं? अगर आप नेट निकालोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें सम भी रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेक्टर सम करना पड़ेगा बेटा। तो कैसे करेंगे वेक्टर सम? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 90। cos 90 जीरो होता है तो वो वाली टर्म ही चली जाएगी, तो बचेगा क्या? E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। लेकिन E1 E2 इक्वल है तो हम एक बार के लिए E मान लेते हैं उनको, ये भी E ये भी E, ये E1 और E2 को हम क्या मान लेते हैं? E1 इक्वल है E2 के, और हम इसको एक बार के लिए E मान लेते हैं। तो यहां पे क्या रिजल्ट बनेगा? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर इसका रूट, तो कितना हो जाएगा? 2E स्क्वायर और इसका रूट, तो कितना आ गया? √2E। E कितना है? 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो क्या आ जाएगा? 2√2 इंटू 10⁻³। सॉरी, न्यूटन में गलत लिख रहा हूं बार बार, ठीक है, सॉरी इसके लिए। न्यूटन पर कुलाम, यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कुलाम होती है। तो यूनिट क्या लेंगे हम? न्यूटन पर कुलाम, ठीक है। हाँ, मैं न्यूटन लिख दिया था गलती से, कुलाम्स करवाते करवाते न्यूटन ही याद रह गया फोर्स का, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। इस P पॉइंट के ऊपर फील्ड, ये वाला चार्ज इसको ऐसे रिपेल करे तो फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, तो E1 इसको लेंगे। ये वाला चार्ज इसको ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? E2। लेकिन आप कैलकुलेट करोगे 2 माइक्रोकुलाम 3 मीटर की डिस्टेंस पे, 2 माइक्रोकुलाम 3 मीटर की डिस्टेंस पे, तो कैलकुलेशन में आपको मिलेगा कि E1 इज इक्वल टू क्या है? E2। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो यहां पे फील्ड का नेट फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पे आप देखोगे तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा तो E1 जो है इस तरफ होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो दोनों इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अब की बार नेट निकालोगे तो वो कितना हो जाएगा? 2E हो जाएगा। E आपने निकाला था तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कुलाम। आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P इन द फॉलोइंग केस। इस फॉलोइंग केस में क्या क्या है? यहां पे इसके ऊपर +Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पे भी +Q चार्ज रखा हुआ है, यहां पे -Q चार्ज रखा हुआ है, और यहां पे भी -Q चार्ज रखा हुआ है। इस P पॉइंट के ऊपर, ये स्क्वायर है जिसकी साइड A दे रखी है, इस P पॉइंट के ऊपर फील्ड आपको निकालना है, ठीक है। तो अब कैसे सोल्व करेंगे? ये Q चार्ज जो है, इस Q चार्ज के कारण यहां पे फील्ड निकालेंगे, तो वो हम मान लेते हैं एक बार E1 आ गया। और इस चार्ज के कारण फील्ड यहां पे देखेंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, इसको हमने E2 मान लिया। सिमिलरली इसके कारण यहां पे फील्ड देखेंगे तो उसको हमने E3 बोल दिया, और इसके कारण यहां पे देखेंगे तो ये हो जाएगा E4। लेकिन आप देखिए चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम ही है और डिस्टेंस भी सेम है, तो फील्ड तो सेम आना चाहिए। तो E1 E2 इक्वल है, E4 E3 और E4 वैसे तो चारों इक्वल है, तो हम सबको E मान लेते हैं। दो फील्ड यहां पे है, तो इस तरफ कितना हो गया? 2E। इस तरफ फील्ड कितना आ गया? 2E। और इस तरफ फील्ड कितना आ गया? 2E। अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो फील्ड कुछ ऐसे आता है, और इन दोनों का रिजल्टेंट, अब देखिए ये पूरा एंगल 360 है, तो इसके इससे 90 आया होगा। अब ये 90 पे दो वेक्टर जो है आपके, तो रिजल्टेंट कहीं बीच में जाएगा, वो कितना जाएगा? √2E होता है, तो √2 मल्टीप्लाई में 2E, और E की कैलकुलेशन आप कर सकते हो। वो कैसे करोगे? बस एक चार्ज के कारण इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो क्या आ जाएगा? K, ठीक है, Q डिवाइड में R। आप देखिए ये वाली साइड A है, तो ये पूरी साइड होती है √2A, काफी बार बात कर चुके हैं, √2A, और आधी कितनी हो जाएगी? A/√2। तो A/√2 का स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर, और ये 2, तो ये E का वैल्यू ये यहां रख दो तो कितना आ जाएगा? 2√2। E की वैल्यू कितनी आ गई? 2KQ/A², ठीक है। तो 4√2 KQ/A²,
ए स्क्वायर जो है आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज के कारण जो जो चार्जेज है आपके, हमें एक ऐसा पॉइंट यहां पे ढूंढना है जहां पे फील्ड जीरो। ठीक है, तो देखिए ये दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो L दे रखा है, यहां पे 4Q चार्ज है और यहां पे -Q चार्ज है, और हमें एक ऐसा पॉइंट इस लाइन पे ढूंढना है जहां पे फील्ड जीरो। तो कैसे ढूंढेंगे? मान लिया यहां कहीं वो पॉइंट होगा, यहां इसलिए मैंने लिया है इसके, अब देखिए ये वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स कैसे लगाता है, ये वाला चार्ज इसके ऊपर कैसे फील्ड लगाएगा, कैसे लगाएगा, ऐसे लगाएगा। तो ये क्या हो गया आपका E1। ठीक है, और ये वाला चार्ज इसके ऊपर फील्ड कैसे लगाएगा, ऐसे ही लगाएगा। तो फील्ड तो जीरो हो नहीं सकता, फील्ड तो जीरो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग गए। इसका मतलब इनकी जो ये बीच वाली लाइन है इसके ऊपर फील्ड जो है जीरो कभी नहीं हो सकता। तो और कहीं देखेंगे। ठीक है, और कहीं देखेंगे हम। मान लिया कि हम यहां आ जाते, यहां पे चेक करते हैं। ठीक है, तो ये वाला चार्ज इसको इस तरफ फोर्स लगाएगा, फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ये वाला चार्ज इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये E2। लेकिन अब ध्यान दीजिए ये बड़ा चार्ज है और इसके ये पॉइंट पास में भी है, तो ये तो हमेशा ही उससे ज्यादा फोर्स लगाएगा, ज्यादा फील्ड लगाएगा। ज्यादा फील्ड लगाएगा तो हमेशा ही जो E2 E1 है आपका वो ग्रेटर देन होगा E2 से, तो हमेशा ही नेट फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो इस जगह पे भी, इस तरफ भी आपका फील्ड जो है वो जीरो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमारे पास ये जगह बच गई, तो यहां पे हम देखते हैं, यहां मान लिया कि वो पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये वाला चार्ज इसको फील्ड लगाएगा इस तरफ, E1 जो है वो इस चार्ज के कारण फील्ड है, और ये वाला चार्ज जो है इसको फील्ड लगाएगा क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरफ फील्ड लगाएगा। आप देखोगे यहां पे अब छोटे चार्ज के पास आ गए, तो एक पॉसिबिलिटी है कि यहां पे फील्ड जीरो हो सकता है। मान लिया कि हमने ये अपना P पॉइंट जो है इससे x डिस्टेंस पे है और इससे L+x डिस्टेंस पे, तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे E1 की। ठीक है, तो E1 का वैल्यू क्या होगा, KQ/r², यही होता है मैग्नीट्यूड। तो K कितना होता है, K को K छोड़ देते हैं एक बार के लिए। ठीक है, Q कितना हो गया, 4Q। ठीक है, 4Q। क्या हो जाएगा, 4Q डिवाइड में R² कितना है, L-x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसके कारण फील्ड निकालेंगे E2। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, KQ डिवाइड में x²। अगर यहां पे फील्ड जीरो है तो E1 मस्ट बी इक्वल टू E2 होना चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे। क्या आ जाएगा, K 4Q डिवाइड में L-x² इज इक्वल टू KQ डिवाइड में x²। ठीक है, तो K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल। ठीक है, अब सोल्व करोगे आप तो क्या आ जाएगा, यहां पे अगर इन दोनों तरफ रूट कर दें तो वो आ जाएगा 2। वैसे ये तरीका गलत है क्योंकि एक रिजल्ट जो है आप मिस कर देते हो इससे, लेकिन यहां पे आ जाएगा क्योंकि ये साइड हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये यहां इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। इज इक्वल टू यहां पे क्या आ जाएगा, 1/x, यहां पे रूट निकल, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू L-x। ये इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, प्लस हो जाएगा तो कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू L।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/3, क्योंकि नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आएगी L/3 होगी। ठीक है, इस चार्ज से L/3 डिस्टेंस के ऊपर जो है फील्ड जो है वो 0। और आगे बढ़ते हैं हम। ड्रॉ द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन ऑन लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज के कारण हमें फील्ड, शुरुआत में हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे भी हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज के कारण हम फील्ड निकालेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे फील्ड और आर के बीच का। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लिया कि हम यहां कहीं चार्ज जो है वो रखा है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज और यहां पे भी हमारा प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये हमारी डिस्टेंस है आर, इस एक्सिस के ऊपर हम आर लेंगे, सॉरी आर जो है आप इस चार्ज से डिस्टेंस भी बोल सकते हो, और यहां पे हम ले रहे हैं फील्ड। ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव रहेगा फील्ड, इसके नीचे नेगेटिव रहेगा। क्लियर? तो तो हमें यहां पे 2 चार्ज के कारण फील्ड ग्राफ खींचना है। तो अब देखिए भाई, दो चार्ज के कारण हम फील्ड देखना चाह रहे हैं, तो वो फील्ड कैसे होगा? तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है फील्ड का, E इज इक्वल टू वो होता है आपका KQ/R²। तो ये हमारा R है, यहां से हम यहां चल के आएंगे। तो देखिएगा इस पॉइंट पे देखें तो इस चार्ज के कारण फील्ड इस तरफ होगा और इस चार्ज के कारण फील्ड इस तरफ होगा। दोनों का फील्ड अपोजिट होगा, और अपोजिट फील्ड होगा तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पे फील्ड 0 हो जाए, और मिड पॉइंट के ऊपर तो पॉसिबिलिटी क्या कि पक्का ही 0 होगा। ठीक है, चार्ज इक्वल है, सेपरेशन इक्वल है, तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और वो अपोजिट भी है, तो यहां पे फील्ड 0 होगा। ये आ गया। और जैसे जैसे हम इस चार्ज की तरफ जाएंगे, इसके कारण अगर फील्ड देखोगे तो वो इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा, इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर जो आर है वो जीरो होता जा रहा है और फील्ड जो है वो इनफाइनाइट। इस पॉइंट के ऊपर अगर आप फील्ड देखते हो तो वो फील्ड कैसा होगा? इनफिनिट। और इस पॉइंट के ऊपर कितना होगा? 0। और जैसे जैसे इसको अप्रोच करोगे, आप यहां पे देखोगे तो यहां पे अगर फील्ड देखोगे तो ये E1 जो है वो हमेशा ही E2 से ग्रेटर होगा, क्योंकि इसके पास आ गया, तो फील्ड जो उस तरफ होगा, इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। और यहां पे अगर आप मिड पॉइंट से इस तरफ आ गए, मिड पॉइंट से आप इस तरफ आ गए हो, इस तरफ आ गए हो, तो यहां पे क्या होगा? ये वाले चार्ज का जो फील्ड होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन यहां वाले का फील्ड बढ़ जाएगा। तो अब जो फील्ड है वो उसका डायरेक्शन जो वो नेगेटिव हुआ है, क्योंकि E2 बढ़ गया। E2 जो है वो E1 से ज्यादा हो गया। अगर E2 ज्यादा हो गया, इसका मतलब नेट फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस पॉइंट से फील्ड जो है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो और जैसे ही हम इस चार्ज के ऊपर आएंगे तो फील्ड जो है वो इनफिनाइट हो जाएगा। तो यहां पे जो है ग्राफ वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। इस चार्ज के ऊपर जब आएंगे तो यहां पे इस तरफ वाला फील्ड बढ़ जाएगा और यहां पे चार्ज जो है फील्ड जो है वो इनफिनाइट हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव। तो ग्राफ जो है हमारा वो कुछ ऐसा हो। ठीक है, जैसे ही इस चार्ज से इस तरफ आएंगे, इस तरफ की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर इनफिनाइट, यहां पे अगर देखोगे तो इनफिनाइट फील्ड है, लेकिन जैसे इस तरफ आए,
जस्ट आप इस चार्ज के इस तरफ आएंगे तो दोनों चार्ज का फील्ड जो उस तरफ होगा, जो कि आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन, तो इसके ऊपर पॉजिटिव इन्फिनाइट होगा। तो यहां पे अगर आप ग्राफ खींचते हैं तो यहां ग्राफ कैसा होगा, ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। और इस चार्ज के इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहां पे नेगेटिव इनफाइनाइट आपको दिखेगा और नेगेटिव सर। तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो एक पेयर जो कि दो पॉजिटिव चार्ज का है उसमें ग्राफ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब अगर हम यहां पे ग्राफ की बात करते हैं, किसके किसके बीच का भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर डिस्टेंस के बीच का। यहां पे हम ओरिजिन मान लेते हैं, यहां हमारा चार्ज रखा है प्लस क्यू और यहां हमारा चार्ज रखा है माइनस क्यू। ये हमारा आर है और ये हमारा फील्ड है। तो आप देखेंगे यहां पे जैसे जैसे हम अगर यहां पे फील्ड की बात करते हैं यहां पे, तो इसके कारण जो फील्ड है वो इस तरफ होगा, ठीक है, और इसके कारण जो फील्ड है वो भी इसी तरफ होगा। तो दोनों फील्ड यहां पे ऐड हो जाए, क्लियर। और यहां पे जो फील्ड होगा वो दोनों ऐड होने का वो मिनिमम होगा, क्योंकि यहां पे जो फील्ड है मिड पॉइंट के ऊपर मिनिमम होगा। जैसे ही आप यहां पे आते हैं तो इसके कारण फील्ड ज्यादा हो जाएगा, इसके कारण कम। तो यहां पे फील्ड इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में, इसके पास आने से। तो यहां पे फील्ड, तो इस मिड पॉइंट के ऊपर फील्ड जो है वो सबसे कम होता है, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन देखिए इस तरफ जाए तो यहां पे कहीं मान लिया कि वो हमारा जो फील्ड है वो मिनिमम सबसे कम मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज की तरफ आओगे तो पॉजिटिव इनफिनाइट की तरफ पहुंचोगे तो ग्राफ कुछ ऐसा आपका देखिए, और जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ यहां पे चलोगे तो ग्राफ जो यहां पे डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी, तो पॉजिटिव ऐसा कुछ ग्राफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और अगर हम इस तरफ आ जाए तो यहां पे अगर फील्ड की डायरेक्शन, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ज्यादा फोर्स ये लगाएगा, फील्ड जो है वो इसी तरफ होगा तो नेगेटिव की तरफ होगा, तो नेगेटिव इन्फिनिटी से शुरू होगा और ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहां पे अगर बात करोगे तो यहां पे जो फील्ड है वो इस तरफ होगा, नेगेटिव की तरफ होगा। जैसे ही आप यहां पहुंचोगे तो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा, तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ है एक पेयर का, नेगेटिव और पॉजिटिव पेयर का ग्राफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप आर के साथ ड्रॉ करते हो तो ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा आपको मिलेगा, ठीक है। ये हमारा एक क्वेश्चन है, फील्ड की थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए हमारी। ए पार्टिकल ऑफ मास m, इस पार्टिकल का जो मास है वो m है, चार्ज जो है वो प्लस q है, इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब मैं समझा दूं कि फील्ड जो है सब जगह एक जैसा है। फाइंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0। तो हमें दिया हुआ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो दिया हुआ है 0, ठीक है। अगर आप फोर्स की बात करोगे, इफ वी प्लेस एन चार्ज q इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, देन फोर्स ऑन चार्ज इज QE, क्लियर। और अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो डिवाइड बाय मास कर देंगे, हमें दिया हुआ है, तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया है QE बाई m, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया है। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि फाइंड एक्सेलरेशन, ये हमारा आ चुका है, वो क्या है, QE बाई m। अब हमें निकालना है वेलोसिटी, t टाइम के बाद वेलोसिटी। तो हम काइनेमेटिक्स में एक फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस
80। इनिशियल वेलोसिटी इसने खुद ने बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो u का वैल्यू 0 है। एक्सेलरेशन आपका qe बाई m है और t आपका टाइम है, तो वेलोसिटी कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, qet बाई m। और क्या निकालना है, और निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो s का क्या फॉर्मूला होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। u तो 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है, qe बाई m, और यहां पे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट की आप बात करो तो हाफ qe m t स्क्वायर, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, पार्टिकल ऑफ मास m, चार्ज q is projected at an angle with the velocity u as shown in figure in a uniform downward electric field, neglect gravity, find the time of flight, maximum height, horizontal range। तो आपने काइनेमेटिक्स में आपने ये सारी चीजें सुनी होगी, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हमारे पास केस क्या है, एक चार्ज है Q, मास है उसका m, और वो u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया जाता है, और फील्ड जो है वो ऐसे। देखिए, नेग्लेक्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करना है, g का कोई फैक्टर नहीं है। हम पहले हमारे पुराने वाले केस को याद करते हैं, ग्रेविटेशन की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है कि अगर आप अर्थ से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी पे अगर आप एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हो, तो टाइम जो है आपका यहां से यहां जाने का, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट वो क्या होता है, 2u साइन थीटा बाई g। अगर हम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, u कोस थीटा मल्टीप्लाई में 2u साइन थीटा बाई g। तो इससे फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। ठीक है, और आपका अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो ये हो गया मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। कब होता है ये केस, अगर आप देखोगे तो u वेलोसिटी से आपने फेंका और एक्सेलरेशन कितना है g, तब हमारे ये फॉर्मूले होते हैं। और ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ही तो है। अब अगर इस केस की हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, अगर आप u वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंकते हो, तो ये फील्ड जो है वो ऐसे लगेगा। फील्ड के कारण अगर आप फोर्स की बात करते हो, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, QE, और एक्सेलरेशन की बात करोगे तो डिवाइड में m आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन आपका आ गया QE बाई m, और वो भी नीचे की तरह। और यहां पे भी तो सेम ही केस है, बस एक्सेलरेशन आपका g हो गया, तो हमारे ये सारे फॉर्मूले आ गए हैं। अब आपका एक्सेलरेशन जो है, अब आपका जो एक्सेलरेशन है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अब आपका जो एक्सेलरेशन है वो आपका QE बाई m रहा होगा। तो अब अगर आप टाइम ऑफ फ्लाई की बात करते हो, तो टाइम ऑफ फ्लाई का फॉर्मूला था 2u साइन थीटा बाई g। बाकी सारी चीजें अब भी u वेलोसिटी से ही फेंका है, एंगल थीटा ही है, बस एक्सेलरेशन बदला है, g की जगह क्या आ गया है, QE बाई m आ गया है। तो टाइम ऑफ फ्लाई क्या हो जाएगा अब, 2u साइन थीटा बाई g, और g की जगह क्या आ गया है, QE बाई m। m ऊपर चला जाएगा आपका, तो मल्टीप्लाई में यहां पे m आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में यहां पे m आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है, ये आ गया है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। फिर क्या निकालें, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकाल देते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकलेगा भाई, u स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g।
और जी तो हमारा वही है, वही एक्सेलरेशन QE बाई M। ठीक है, तो ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज है। फिर क्या निकालें, मैक्सिमम हाइट निकालें हम। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और जी की जगह हमें वही रखना है क्या, QE बाई M। ठीक है, तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाई, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास m and charge q is suspended by a thread as shown in figure. A uniform electric field is switched on at t is equal to 0. Find the angle between the thread and vertical in thread with vertical in equilibrium condition. ठीक है, पहला क्या है कि एंगल निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हम फर्स्ट पार्ट सोल्व कर लेते हैं। क्या है हमारा फर्स्ट पार्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द थ्रेड एंड वर्टिकल इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या केस है हमारा, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है Q जिसका मास भी गिवन है M, और क्या हुआ कि एक फील्ड लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में फील्ड लग रहा है। तो थोड़े टाइम बाद अब आप एक चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, QE फोर्स लगेगा, और QE फोर्स लगेगा तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये पार्टिकल कुछ ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, QE, यहां पे फोर्स लगेगा, तो पार्टिकल इस कंडीशन, और नीचे क्या लगेगा, mg। अब की बार आप mg नेग्लेक्ट नहीं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। और यहां पे क्या लगेगा, मान लिया कि ये एंगल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ठीक ठाक t है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स 0। अब इस पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो क्या क्या फोर्स इसके ऊपर अब एक्सिस में तोड़ना होता है हम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम में। तो क्या होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा, तो इस तरफ क्या आ जाएगा, t कोस थीटा, और इस तरफ क्या आ जाएगा, t साइन थीटा। अगर आप बैलेंस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, t साइन थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा QE, और t कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से आप लिखेंगे अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो डिवाइड अगर आप कर देते हैं उसको, तो आपके पास आ जाएगा tan थीटा QE बाई mg। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, tan इनवर्स QE बाई mg। ये आपका क्या आ गया है, एंगल आ गया है। कौन सा एंगल, जब बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है तब आ गया। अब अगला पार्ट क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब क्या हुआ कि यहां पे पार्टिकल पहुंच गया, अब पहुंच गया तो आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ठीक है, तो पार्टिकल जो है यहां पे जो है ऑसिलेट कर, अब यहां पे ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम अगला पेज यूज करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि यहां पे पार्टिकल था और यहां कहीं इक्विलिब्रियम कंडीशन उसकी आई है, वो थीटा हम निकाल चुके हैं, और इस थीटा के ऊपर आपने जो है इस पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हम निकाल चुके हैं कि थीटा जो है आपका वो क्या आया है, tan इनवर्स QE बाई mg। ऐसा कुछ हमने पिछले पार्ट में सोल्व किया था। अब इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो यहां पे एक टर्म आती है, अगर आप देखेंगे सिंपल पेंडुलम का ही केस है, और सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपने एसएचएम में सीखा होगा, वो क्या होता है, 2 पाई रूट L बाई G। L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, G, और यहां पे G इफेक्टिव होता है, G इफेक्टिव। ठीक है, तो G इफेक्टिव यहां पे अगर आप इसके G इफेक्टिव कैसे निकालेंगे इसका, तो देखेंगे कौन कौन से एक्सेलरेशन यहां पे काम कर रहे हैं। यहां पे क्या लग रहा है, नीचे क्या लग रहा है, mg, और इस तरफ क्या लग रहा है, QE। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो तो डिवाइड में m कर दो, तो यहां पे एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, QE बाई m,
एक एक्सेलरेशन इस तरफ, और यहां पे अगर m से डिवाइड करोगे तो ये तो g ही बच जाएगा। तो दो एक्सेलरेशन इसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक g और एक QE बाई m। तो इसके ऊपर नेट एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? अगर आप नेट एक्सेलरेशन, उसी को हम इफेक्टिव बोलेंगे, तो ये दो वेक्टर है जो 90 डिग्री पे, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे? कैसे सोल्व करेंगे? QE बाई m और इसका स्क्वायर प्लस में g और इसका स्क्वायर और इसका रूट, ये आपका g इफेक्टिव, ये आपका नेट एक्सेलरेशन है। इसको आप यहां पे रख दोगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा क्या? t इज इक्वल टू 2 पाई l बाई जी की जगह क्या रखें? QE बाई m होल स्क्वायर प्लस में जी स्क्वायर, इसका रूट और इसका ऊपर से रूट, ये आपका टाइम पीरियड होगा। अब आप अगर आप इक्विलिब्रियम कंडीशन से अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हो तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर ये जो ऑसिलेशन करेगा, इस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ये हो। ठीक है, जी इफेक्टिव का यूज करके आप कर सकते हो क्वेश्चन को। सॉरी, ठीक है, हम क्वेश्चन के ऊपर ही जाते हैं। हमारा जो है तीसरा पार्ट भी है इसमें, ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंगल, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल बिटवीन द थ्रेड एंड वर्टिकल आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्विच ऑन। जैसे ही आपने फील्ड ऑन किया तो ये जाएगा, जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रुकेगा नहीं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएगा, और आगे बढ़ेगा, फिर ये ऑसिलेशन करना शुरू करेगा। तो ये पूछ रहा है कि जब आपने स्विच ऑन किया तो मैक्सिमम थीटा क्या था? ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज यूज कर लेते हैं। क्या कंडीशन हम दे रहे हैं आपको कि शुरुआत में आप यहां थे, ठीक है, शुरुआत में आप यहां थे, जैसे ही आपके पास एक पार्टिकल था जिसका मास m है, चार्ज q है, आपने एक फील्ड ऑन किया, जिसके कारण सिचुएशन क्या हुई कि आप जो है वो यहां पे पहुंच गए। इस स्ट्रिंग की लेंथ को कितना माना है आपने? L माना है, तो यहां कहीं पहुंच गए। तो क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड मैक्सिमम एंगल बिटवीन द थ्रेड एंड वर्टिकल आफ्टर द फील्ड इज स्विच ऑन। मैक्सिमम एंगल आपको निकालना है, ये इक्विलिब्रियम वाला मैक्सिमम नहीं है, यहां पे तो रुकेगा, ऑसिलेशन होता रहेगा, उसके बाद रुकेगा, लेकिन मैक्सिमम एंगल क्या है, ये हमारा जो है क्वेश्चन है। अब मैक्सिमम एंगल क्या होगा, हम उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो, किस एंगल पे पहुंचेगा, तो ये कर कीजिए आप वर्क एनर्जी थ्योरम से। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, जितने भी फोर्स है उनका वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स यहां पे काम कर रहे हैं? देखिए यहां से यहां गया है पार्टिकल, तो उसमें किसने काम किया? वर्क डन, ग्रेविटेशन ने काम किया, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स, इसको हम WG ले रहे। प्लस में एक टेंशन था, वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है, हम पिछले क्वेश्चन में ये सारे फोर्स लगा चुके हैं इसलिए मैं सीधे लिख रहा हूं। प्लस में और क्या काम किया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसने भी काम किया है। और इन तीनों का वर्क डन किसके इक्वल है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या? शुरुआत में अगर आप देखोगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0। और यहां पे पहुंचे तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जब मैक्सिमम रुकेगा तभी तो मैक्सिमम होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है? 0। तो 0 माइनस 0 0, तो टोटल वर्क डन 0 के इक्वल रखेंगे इस इक्वेशन से आपका कुछ। तो पहले हम सोल्व करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। अगर आप देखेंगे तो इस पार्टिकल के ऊपर, इस पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे mg, लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट देखिए, वो तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट है कितना? अगर आप इसको देखो, ये L है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो गया? L cos थीटा, L cos थीटा, ये पूरा L है, और ये है L cos थीटा। तो ये वाली साइड, ये वाली साइड, यहां ये जो साइड है, यहां से लेके यहां तक,
ये क्या बचा, L माइनस L कोस थीटा। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगा, देखो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों में एंगल कितना हो जाएगा 180। ठीक है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस mg ये तो हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना है L माइनस L कोस थीटा। ठीक है, प्लस में वर्क डन बाय टेंशन। अगर आप देखेंगे ये जो मोशन हो रहा है, टेंशन हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स है, और परपेंडिकुलर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के, अगर डिस्प्लेसमेंट के फोर्स परपेंडिकुलर होता है तो वर्क डन कितना होगा, 0। प्लस में वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, QE। आप देखोगे फोर्स इस तरफ लग रहा है, इस तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी यहां से यहां पहुंचा है, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये देखिए, अगर ये L कोस थीटा तो ये क्या L साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका L साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर आप इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस है, नेगेटिव है, वो उस तरफ ले जाइए, तो क्या बचेगा आपके पास, QE L साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका mg, L कॉमन ले लीजिए यहां से, L 1 माइनस कोस। ठीक है, तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, L से L कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या बचा, QE, यहां पे अगर आप बात करेंगे तो ये क्या फॉर्मूला होता है, अगर साइन थीटा, इसको आप लिख सकते हो क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2, 2 साइन, ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, इज इक्वल टू, यहां पे ये क्या हो जाएगा mg, और इसका भी तो फॉर्मूला होता है ना, इसको आप क्या लिखते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला से इसको हमने खोल दिया। ठीक है, तो जो कट रहा है काट दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले आइए, तो क्या बचा है यहां पे, ठीक है, क्या बचा है यहाँ पे, QE बाई mg इज इक्वल टू, ये उस तरफ जाएगा, साइन बाई कोस क्या हो जाएगा, tan थीटा बाई 2। ठीक है, इसको इस तरफ ले आइए, तो थीटा बाई 2 क्या आ जाएगा आपका, tan इनवर्स QE बाई mg, लेकिन हमें तो थीटा चाहिए ना, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स QE बाई mg। दिस इज द मैक्सिमम एंगल। ठीक है, व्हेन यू स्विच ऑन द फील्ड, ठीक है, आप फील्ड स्विच ऑन करोगे तो ये मैक्सिमम थीटा होगा जहां पे जाके पार्टिकल रुकेगा। क्लियर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, हमने पोजीशन वेक्टर आपका दे दिया है। ठीक है, यहां कहीं पॉइंट है 3i कैप प्लस में 4j कैप, इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 5 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन, 5 कूलम चार्ज जो है ओरिजिन पे, इस पॉइंट पे आपको फील्ड निकाल। ठीक है, तो बड़ा आसान है, आप ये 3i कैप 4 इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, तो 5 डिस्टेंस। तो अगर आप फील्ड की बात करते हो तो फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के कितना होगा 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू कितना होगा, क्यू कितना होगा, क्यू की अगर हम बात करें तो 5, और डिवाइड में आर, वो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो 9/5, 9/5 को आप सोल्व करते हो तो ये आ जाएगा आपका 1, 4 बचेगा तो 8 पे जाएगा, इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। तो ये फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन क्या होगी, इसका यूनिट वेक्टर लगा दो बस साइड में, हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप सोल्व कर लोगे। If the force experienced by 2 कूलम charge due to electric field is this, मतलब फोर्स दे दिया,
6i प्लस 10j। और चार्ज क्या दे दिया आपको, 2 कूलम। ठीक है, देन फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाई -3 कूलम चार्ज। ठीक है, -3 कूलम चार्ज ड्यू टू द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो यहां पे फील्ड निकाल लो। फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, QE। अगर आप देखेंगे तो ये होता है QE। ठीक है, तो F कितना है, 6i प्लस में 10j, और Q कितना है, 2। और यहां पे क्या आ जाएगा, E। तो 2 को इधर लेके आओगे तो E का वैल्यू आ जाएगा आपका 3i प्लस 5j। ये आ गया आपका फील्ड आ गया। अब इस फील्ड के अंदर ये वाला चार्ज रखेंगे तो फोर्स कितना होगा, फिर से सोल्व कीजिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, QE। तो Q कितना है, -3, और E कितना हो जाएगा, 3i प्लस में 5j। अब इसको सोल्व करोगे, -9i -15j। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा जब आप इस चार्ज को फील्ड के अंदर रखोगे तब। ठीक है, तो ये हमारा फील्ड के ऊपर था। नेक्स्ट टाइम हम जो है फील्ड के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये हमारी इनसाइड क्लासेस की टीम है। थैंक यू।